हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहां पे आपकी टीचिंग लगी रहती है। जैसे जब आप बीएड सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तो आपको 1 या 2 महीने के लिए टीचिंग करनी पड़ती है। वो आपको किसी इंटर कॉलेज में जाके करना रहता है। तो आप जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी रहेगी उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से लिखना रहता है कि आप किस डेट को पढ़ा रहे हैं, कौन सा कक्षा है, वर्ग क्या है, विषय क्या है, उप विषय क्या है, कालांश, और ये सब अच्छे से उस पर लिखना रहता है। जो डेट रहेगा वो डेट डाल देंगे, कक्षा रहेगा वो कक्षा डाल देंगे। आज मैं यहाँ पे आपको विज्ञान विषय के लिए पाठ्य योजना बनाया हूँ, जिसका उप विषय है भौतिक विज्ञान। और जो ये प्रकरण है ये है जल एवं इसके प्रकार। प्रकरण हम प्रस्तावना कौशल के बाद लिखते हैं जब बच्चों से प्रकरण निकल जाता है। मैं यहाँ पे पहले लिख दिया हूँ आपको बताने के लिए। और पाठ्य योजना बनाने के लिए जो प्रकरण के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है यह उस विषय से संबंधित होता है। जैसे ये सामान्य उद्देश्य विज्ञान विषय से संबंधित है। और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। ये विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये प्रकरण से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य इसमें 5 से 10 हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 सामान्य उद्देश्य लिखा हूँ कि छात्रों में विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को स्वयं प्रयोग एवं निरीक्षण करके निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्रदान करना, और छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने की क्षमता विकसित करना। ये सामान्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये प्रकरण से संबंधित होता है। तो हम इसमें ज्ञानात्मक पहला लिखेंगे कि छात्रों को जल एवं इसके प्रकार के विषय में जानकारी प्रदान करना। मेरा उद्देश्य ये रहेगा विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक में कि हम छात्रों को जल और इसके प्रकार के विषय में जानकारी देंगे। ज्ञानात्मक के बाद बोधात्मक आता है। इसमें हम लिखेंगे कि छात्र जल एवं इसके प्रकार के विषय में समझ सकेंगे। उसके बाद अभिरुचियात्मक, छात्र जल एवं इसके प्रकार के विषय में ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम क्रियात्मक लिखते हैं, छात्र लेखन द्वारा किए गए जल एवं इसके विषयों का अनुसरण करेंगे। ये तो हो गया विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। इसमें चाक, डस्टर तथा लपेट, चामपट आदि होते हैं। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि छात्र जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना करने के बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। इसमें हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा के कथन लिखते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं। मान लीजिए आप जब कमरे में आप जाएंगे, बच्चों को जल पढ़ाना रहेगा, तो सबसे पहले आप बच्चों का IQ लेवल चेक करेंगे। वो कैसे आप जानेंगे कि वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम बच्चों से पहले जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि प्यास लगने पर हम क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर जल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि जल हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो बच्चे बताएंगे सर जल हमें तालाब से प्राप्त होता है, नदी से प्राप्त होता है, कुआं से भी प्राप्त हो जाता है और नल से तो प्राप्त होता ही है। उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि जल कितने प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए बच्चा अगर जानेगा तो सही है, अगर थोड़ा बहुत बताएगा नहीं तो वो मौन हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा यही जो है उद्देश्य कथन हो गया कि छात्रों आज हम सब जल एवं इसके प्रकार के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हम कथन उद्देश्य लिख देते हैं, जब हम कथन उद्देश्य बच्चों के सामने कह देते हैं, उसके बाद हम जाके प्रकरण को वहाँ पे लिखते हैं। ये जो प्रकरण है उसके बाद हम लिखते हैं कथन उद्देश्य कहने के बाद बच्चों से। प्रकरण लिखने के बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। इसमें जो होता है हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्र अध्यापक कथन का और एक छात्र छात्रा के कथन का। इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि जल एवं इसके प्रकार। फिर हम बच्चों से विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बच्चे बताएंगे H2O। उसके बाद हम पुनः बच्चों से एक विकासात्मक क्वेश्चन और करेंगे कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो बच्चे बताएंगे 2:1। ये जो विकासात्मक क्वेश्चन होता है इसका बच्चे आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर बच्चे आंसर नहीं देंगे तो आपको बता देना रहेगा। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि जल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे कि जल एक यौगिक है, इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, और जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। इतना स्पष्टीकरण करेंगे। इसमें से ये जो पहला शिक्षण बिंदु है ये समाप्त हो गया जल एवं इसके प्रकार के बारे में। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा कि जल
कठोर जल एवं मृदु जल की विशेषता। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे विकासात्मक कि किस प्रकार का जल आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो बच्चे बताएंगे सर जो गंदा जल होता है या जो कठोर जल होता है वो आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार का जल आसानी से झाग देता है। तो बच्चे बताएंगे जो मृदु जल होता है या जो मीठा जल होता है वो आसानी से झाग देता है। उसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि कठोर जल एवं मृदु जल क्या है। तो बच्चे अगर बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। उसके बाद हम पुनः उसका स्पष्टीकरण करेंगे। हम स्पष्टीकरण करेंगे कि जब जल के साथ साबुन रगड़ने पर कम झाग अथवा देर से झाग उत्पन्न करता है तो इस गुण को हम जल की कठोरता कहते हैं, तथा वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं, और जो जल आसानी के साथ झाग देता है उसे हम मृदु जल कहते हैं। उसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि कठोरता के प्रकार। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पुनः करेंगे कि कठोर पदार्थों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे ईंट, लकड़ी, पत्थर, जो भी जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो उनको हम बता देंगे कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। उसके बाद हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि कठोरता के दोनों प्रकारों के नाम बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता, और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होता है ये जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लक्षणों के कारण होता है। ये अस्थायी कठोरता होता है, इसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद अस्थायी कठोरता होता है, इसमें जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होता है। पेयजल मृदु होना चाहिए। हम बच्चों को बताएंगे कि जो पीने वाला जल होता है वो मृदु होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त हो गए। उसके बाद हम पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं। हम पुनरावृत्ति के प्रश्न में वही क्वेश्चन लिखते हैं जो हम बच्चों को अभी तक स्पष्टीकरण जिसका दे चुके हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, हम बच्चों को बता चुके हैं। जल कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता चुके हैं। मृदु जल किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं। कठोर जल किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं। और जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। पुनरावृत्ति के प्रश्न में हम वही सब क्वेश्चन लिखते हैं कि जो हम यहाँ पहले बच्चों को बता दिए रहते हैं। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। इस पर हम जल का रासायनिक सूत्र लिखते हैं श्यामपट्ट पे। और फिर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी लिखेंगे कि जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। उसके बाद निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में भ्रमण कर छात्रों की देखरेख तथा समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, इसे छात्र लिखकर तथा याद करके आएंगे। उसके बाद सुझाव आलोचना, जो निरीक्षक रहता है, जो आपका निरीक्षण करता है कमरे में, अगर उसको यहाँ पे कुछ बताना रहेगा तो यहाँ पे अपने विचारों को वो व्यक्त करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और अगर आपको ज़्यादा पाठ हो जाना चाहिए तो हमको कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।